हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई अब आपके देखिए एग्जाम तो हो गए हैं ग्रुप 1 के, तो अब हम आ गए हैं सर सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 2 पे। और जो लोग ग्रुप 2 की तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ सर टैक्स एंड जीएसटी। यानी आप कह सकते हैं डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? अच्छा, जीएसटी के साथ-साथ यहाँ पे आपके पास कस्टम ड्यूटी भी है, यानी कस्टम टैक्स भी है। ठीक है? चलिए, तो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं सर आज हमारा लेक्चर। हम वो फालतू बातों में नहीं रहेंगे कि लॉ कैसे बनता है, वो सब चीज़ें आप पहले पढ़ के आ चुके हो, ग्रुप 1 में आप सब कुछ सीख चुके हो। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपके सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में जो टैक्सेशन है, उसका सिलेबस क्या-क्या है? अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो सर जो सिलेबस है, वो है कुछ ऐसे। उसको आप 3 हिस्सों में बाँट सकते हो। 3 हिस्से? हाँ। एक तो हो गया आपका इनकम टैक्स, लेकिन सर हमने तो सुना था कि इनकम टैक्स बदल चुका है, इनकम टैक्स 2026 का कानून आ गया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, इनकम टैक्स 2026 आ गया है, 1 अप्रैल 2026 से वो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन आपके कोर्स में इनकम टैक्स एक्ट पुराना वाला ही चल रहा है, 1961 वाला। यानी कि जून 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके एग्ज़ाम जून 2026 में ड्यू है, उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। तो सर बाकी लोगों के लिए तो जो नया इनकम टैक्स आएगा वो, तो मैं आपको बता दूं कि जो नया इनकम टैक्स आ रहा है या आ गया है, उसमें जो 90% चीजें हैं, वो बिल्कुल सेम है आपके 1961 वाले से, जितना आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बहुत बड़ा है, तो आपके पास वो सब कुछ नहीं आएगा उसमें, उसमें एक लिमिटेड चीजें आएंगी। तो जो लिमिटेड चीजें आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में एप्लीकेबल है, वो 1961 में भी वैसे ही है, और उसका लगभग 90% जो नया वाला एक्ट आया है 2026 उसमें भी वैसा ही है, ठीक है? चलिए, तो एक तो हो गया सर हमारा इनकम टैक्स, जिसको आप कह सकते हो कि ये है सर मेरा डायरेक्ट टैक्स। क्या है मेरा ये? डायरेक्ट टैक्स। तो ये हो गया सर मेरा डायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा हमारे पास बचता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपके पास दो पार्ट है। एक है आपके पास जीएसटी, जीएसटी का एक्ट है, जो कि 2017 में आया था, और उसके साथ साथ है सर एक और कस्टम ड्यूटी, या कस्टम्स टैक्स कह सकते हो आप, ठीक है? तो कस्टम ड्यूटी एक अलग चीज है, वो बाद में आप पढ़ेंगे। कस्टम ड्यूटी इससे अलग है, इनकम टैक्स और ये जीएसटी से अलग बात करता है। मेन मुद्दा जो मैं आपको बताऊं वो हमारा डायरेक्ट टैक्स का है, क्योंकि ये 60 नंबर का है, और ये दोनों मिला के हमारे पास आते हैं सर 40 नंबर के, ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स की। आइए जरा मेरे साथ साथ हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ भी लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। सबसे पहले आज की क्लास में हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे इनकम टैक्स का, ठीक है? देखिए, इनकम टैक्स जो है, आपको पता है इनकम टैक्स का जो एक्ट है, वो आपको पता है कि कौन सा है? 1961। और जब भी कोई एक्ट बनता है, जब भी कोई ऐसा एक्ट बनता है, तो उसके रूल्स अलग से बनते हैं, जो कि है इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो सर एक्ट और रूल्स में क्या फर्क है? देखिए, एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी है कि इनकम टैक्स क्या है, कैसे लगेगा, क्या चीजें हैं। रूल्स में ये बता रखा है, उनकी कुछ लिमिट्स बता रखी है कि इस पे क्या है, उस पे लिमिट कितनी है, वो सब, और प्रोसीजर कैसे होगा, वो सब रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है? उसके अलावा एक और चीज भी आती है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट। क्या कहते हैं? फाइनेंस एक्ट। अच्छा, फाइनेंस एक्ट का मतलब है सर, ये हर साल गवर्नमेंट जब अपना बजट निकालती है, आपको पता है 28 फरवरी को हर साल यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपना बजट निकालती है, तो उस बजट में एक कानून बनाया जाता है, बिल पेश किया जाता है, इसको फाइनेंस एक्ट कहते हैं। फाइनेंस एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी होती है कि पैसा कहां से आएगा, कहां पे इन्वेस्ट होगा, वो सारी चीजें गवर्नमेंट की लिखी होती है। ये हर साल नया आता है, और फाइनेंस एक्ट से इनकम टैक्स एक्ट में कुछ कुछ चेंजेस करे जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस करे जाते हैं, वो हम देखेंगे क्या है।
ठीक है? तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारे पास फाइनेंस एक्ट कौन-सा है सर? हमारे पास फाइनेंस एक्ट 2025 की बात हो रही है अभी, ठीक है? जो कि फरवरी 2025 में आया था और 1 अप्रैल 2025 को वो लागू हो गया था। तो इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूँ, समझिए मेरे साथ, अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करूँ तो मेरे पास 3 चीज़ें हैं जो कलेक्टिवली पढ़नी है। ऐसे नहीं है सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ना है, हमें 3 चीज़ें कलेक्टिवली पढ़नी है। एक तो खुद इनकम टैक्स एक्ट हो गया 1961, दूसरा इनकम टैक्स के रूल्स हो गए 1962 और तीसरा हो गया फाइनेंस एक्ट 2025। हैं सर इतनी सारी चीजें पढ़नी है? हाँ, ये तीनों आपको मिला के पढ़ना है, लेकिन कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ और है, वो कुछ और है, ये है, वैसे ऐसा नहीं है। बहुत ईज़ी तरीके से हम सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है? तो याद रखना हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स और फाइनेंस एक्ट। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है और फाइनेंस एक्ट हर साल चेंज होता रहता है क्योंकि हर बार गवर्नमेंट नया रूल या नया एक्ट लेकर आती है, बजट जब लेकर आती है, तो उसमें फाइनेंस एक्ट में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है? चलिए, तो आओ ज़रा, ये तो हमने समझ लिया कि सर ये इनकम टैक्स है। अब आपके सीएस एग्ज़ीक्यूटिव के अंदर इनकम टैक्स का क्या रोल है और कितना हमें पढ़ना है? देखिए ज़रा, मेरी इस बात समझिए। हमें जो यहाँ पे इनकम टैक्स पढ़ना है, आपके सीएस एग्ज़ीक्यूटिव में जो हमारे पास इनकम टैक्स है, वो बहुत लिमिटेड है। वो इतना है कि भई वो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन तक ही लिमिटेड है। ठीक है? वो कहाँ तक लिमिटेड है? इनकम टैक्स की कैलकुलेशन तक लिमिटेड है। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, क्या मतलब हुआ? देखिए ज़रा, पहले मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। हुआ क्या था कि पहले ज़माने के अंदर जो राजा-महाराजा होते थे, वो अपनी जनता से दान लेते थे। वो कर नहीं लेते थे, टैक्स नहीं लेते थे, वो दान लेते थे। वो कहते थे कि देखो, हमें अपनी प्रजा को, अपने देश को, अपने राज्य को चलाना है, जिसके लिए जो धनी लोग हैं, मतलब जो पैसे वाले कैपिटलिस्ट हैं, उनको कहते थे कि आप ज़्यादा पैसे दीजिए। वो पैसा हम इकट्ठा करके जनता की भलाई में लगाएँगे, हम रोड बनाएँगे, हम क्या कहते हैं स्कूल्स बनाएँगे, हॉस्पिटल्स बनाएँगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है? तो उसी चीज़ को बाद में मॉडर्नाइज़ कर दिया गया और इनकम टैक्स पहले इंडिया में नहीं था। इनकम टैक्स कौन लेकर आया सर? इनकम टैक्स अंग्रेज़ लेकर आए। हमारे पास इंडिया में कोई भी इनकम टैक्स का लॉजिक नहीं था, कोई भी उसका बेस नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, अंग्रेज़ों ने जब हमें लूटना शुरू करा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनको लूट रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर तब भी कुछ लोग कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी हैं, पैसे वाले हैं। उनको लूटने के लिए क्या करा जाए? तो उनको लूटने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट बनाया। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या है सर? इनकम टैक्स एक्ट में सिंपल ये बात है कि इंडिया में जो रहने वाले जनता है या इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं, अभी मैं सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। जब ये अपनी इनकम कमाएँगे कहीं से भी, जब ये अपनी इनकम अर्न करेंगे, कहीं से भी अपनी इनकम अर्न करेंगे, तो बीच में कौन आ जाएगा सर? बीच में आ जाएगी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कहेगी अच्छा पैसा कमा लिया, तो भई पैसा कमा लिया तो देश कैसे चलेगा? पैसा कमा लिया तो देश कैसे चलेगा? आप क्या दो हमें इस पैसे में, ये जो पैसा जो है आपने कमा लिया, इस पैसे में आप हमें हमारा कट दे दो, हमारा कट दो या हमारा हिस्सा हमें दे दो, हमारा शेयर हमें दे दो। अब आप कह रहे हो कि भई ये क्या बात है? पैसा मेरा, कमाया मैंने, सब कुछ मैंने करा, मेहनत मैंने करी, जॉब मैंने करी या बिज़नेस मैंने करा, आप कहाँ से बीच में आ गए भैया पैसे लेने के लिए? अब गवर्नमेंट कह रहे नहीं भई ऐसे नहीं होता, ये तो गलत बात है। देखो भई आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट की आँखें भी लाल हो गई। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। आप कह रहे हो कि भई मैं पैसा तो दूँ, पर मुझे इससे मिलेगा क्या? गवर्नमेंट कह रही है आप चिंता मत करो, हम आपके लिए पार्क बनाएँगे, जहाँ पे आप घूमने जाओगे। यानी आपकी जितने भी लोग हैं, आप जितनी भी हमारी जनता है, हम सबसे पैसे इकट्ठा करेंगे और उसको खर्च करेंगे पार्क बनाने में, उसको खर्चा करेंगे हम स्कूल्स बनाने में, उसको खर्चा करेंगे हम हॉस्पिटल्स बनाने में, जहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। पार्क में जाओगे पैसा नहीं देना, स्कूल में जाओगे आपको फीस नहीं भरनी, थोड़ी बहुत नॉमिनल पैसे देने हैं। हॉस्पिटल में जाओगे तो भी थोड़े बहुत पैसे देने हैं। फिर हम रोड्स बनाएँगे यानी इंफ्रा बनाएँगे। फिर उसके बाद हम अपने देश को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएँगे, यानी कि बिल्डिंग्स बनाएँगे, ब्रिजेस बनाएँगे, डैम्स बनाएँगे। तो ये सब पैसा ये सब
बनेगा कहां से सर? गवर्नमेंट कह रही है ये सब बनेगा आपके पैसे से। आप हमें पैसा दोगे, वही पैसा हम आगे चल के लगाएंगे। लेकिन होता क्या है, अगर मैं आपको बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बात बताऊं, प्रैक्टिकल लेवल पे बात बताऊं, जब आप जाओगे मार्केट के अंदर, मतलब जब आप सीएस बन जाओगे और आप देखोगे कि रियलिटी क्या हो रही है, तो रियलिटी ये हो रही है कि गवर्नमेंट आपसे, मान लेते हैं, जनता से कुल मिला के 100 रुपए लेती है। एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं कि टोटल मिला के पैसा कितना लिया उसने? 100 रुपए। अब ये 100 रुपए उसको कहां लगाने हैं सर? पार्क बनाने में लगाने हैं, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, रोड बनाने में, जनता की सेवा करने के लिए। जो बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन देनी है, जो मतलब जो नवजात शिशु हैं, जैसे ऑर्फनेज जो होते हैं, जिनके पास घर वर नहीं होता, उनके लिए पैसा खर्च करना है, तो आपसे ये पैसा लिया जाएगा। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने 100 रुपए लिए। अब जरा समझिए गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट ने लिए 100 रुपए। अब ये 100 रुपए लेके वो मान लेते हैं कि रोड बनाएगी। अब रोड गवर्नमेंट खुद नहीं बनाती। रोड बनाने के लिए ये वो क्या देगी? वो देगी सर टेंडर। वो टेंडर पास करेगी। वो कहेगी कि आओ, बहुत सारे लोग आओ जो भी इसमें रोड बनाने वाले हैं, और अपना अपना कोटेशन फाइल करो कि कितना कितना पैसा आप इसमें लगाओगे। तो वो पैसा अपना बताते हैं कि हम इतना टेंडर है हमारा, ये है वो सब, ऐसे करके ना सब चीज बताते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें से जो इनके मन पसंदीदा लोग होते हैं, या जिन्होंने उन बाबुओं को पैसा खिलाया होता है, ब्यूरोक्रेट्स को, उसको वो टेंडर दे देती है। यानी पहले से ही फिक्स होता है कि ये टेंडर तो इसको मिलना है। ठीक है। अब क्या है कि ये 100 रुपए जो आपसे लिए हैं, ये जो 100 रुपए आपसे लिए हैं, गवर्नमेंट अब बिल दिखाएगी कि भाई देखो हमारा खर्चा बहुत सारा हो गया। ये 100 रुपए की जगह हमारा जो खर्चा हो गया वो हो गया 150 रुपए का। गवर्नमेंट बिल बना के देगी ऐसे। अच्छा, तो ये 150 रुपए में से इसके पास कितने आएंगे? इसके पास आएंगे लगभग 50 रुपए। ठीक है। 150 नहीं, जो 100 रुपए जो है, जो 100 रुपए एक्चुअल में आपसे लिए थे, इसके पास कितने आएंगे? 50 भी नहीं आएंगे। इसके पास एक्चुअली में 30 रुपए आएंगे। और जो बाकी 70 रुपए है, वो किनके पास जाएगा सर? वो गवर्नमेंट के जो बाबू हैं, जो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास जाएगा। और जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, और अगर मैं कहूं जो पॉलिटिशियंस हैं, ये उनके पास जाएगा। इसीलिए जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, पहले वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पॉलिटिशियन बनता है, एमएलए एमपी कुछ भी बन जाता है, तो उसके पास बहुत पैसा आ जाता है। तो ऐसे ही आपका पैसा घूमता है, और आपके पैसे से वो बड़े-बड़े मकान बनाते हैं। मतलब हमारे पैसे से बड़े-बड़े मकान बनाते हैं। हमारे पैसे से ही वो अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं, 10-10 एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं, टीवी लगा रहे हैं, कई लाखों रुपए के, गाड़ियों में घूम रहे हैं, और विदेश ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली को ले लेके जा रहे हैं, मतलब पूरा बिल्कुल एकदम मजे मार रहे हैं। किसके पैसे से? सर हमारे पैसे से। लेकिन सर ये तो गलत बात है कि हमारे पैसे, तो सर ये तो गलत है, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल इनकी जवाबदेही है। बिल्कुल, इनको जवाब देना होता है। लेकिन दिक्कत क्या है? हमारी जनता उनसे पूछती ही नहीं है, क्योंकि वो पागल बनी हुई है। उनको लगता है कि हाँ, हमारा जो नेता है, वो हमारा भगवान है, हम उनकी सेवा करेंगे, और ये वो, बिल्कुल लोग पागल हो चुके हैं। एक्चुअली में क्या है कि वो चाहते भी यही है, गवर्नमेंट चाहती भी यही है, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है? वो चाहती भी यही है कि जनता जो है, ज़्यादातर जनता, वो इन्हीं मुद्दों में फँसी रहे। यही सब चीज़ें करती रही। और जब वो इसमें लगी रहेगी रील्स बनाने में और ये सब चीज़ें करने में, फालतू की चीज़ों में उनको लगा के रखेंगे, तो वो सवाल नहीं पूछेंगे, रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। चलिए, तो हम इस मुद्दे से बाहर आते हैं, तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। अब गवर्नमेंट आपसे पैसा लेगी, आपको कहेगी अच्छा आपने इनकम कमाई तो मुझे सीधा-सीधा पैसा दे दो। अब ये जो पैसा आपसे लिए जा रहा है, इसको वो कहेगी कि ये है टैक्स। अब अगर मैं टैक्स को बहुत ही सरल भाषा में बताऊँ, बहुत ही सरल भाषा में, तो ये होता है सर एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। एक्सटॉर्शन का मतलब है ज़बरदस्ती आपसे ले लिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जितना मर्ज़ी हाथ-पैर मार लो, जितना मर्ज़ी चिल्ला लो, लेकिन गवर्नमेंट ज़बरदस्ती आपसे पैसा ले लेगी। जैसे होता है ना हफ्ता वसूली, ऐसे ही आपसे गवर्नमेंट हफ्ता वसूली कर लेती है। कहती है पैसा कमाया, कहाँ लेके जाएगा? नहीं, पहले हमें पैसा दो। और जो नया एक्ट आया है 2026 का, भई वो तो कमाल ही है, मतलब बिल्कुल ही मज़ेदार। इस हद तक उन्होंने चीज़ें कर दी है कि भई क्या बताऊँ आपको? ख़ैर वो आपके लेवल पे नहीं है, वो बाद में आप पढ़ोगे।
यानी अगर मैं सीधी-सीधी बात करूँ तो सर टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन होता है जब गवर्नमेंट ज़बरदस्ती आपसे पैसा ले लेगी। किस चीज़ का? आपकी इनकम का। याद रखना, टैक्स हमेशा किस पे लगेगा? इनकम पे। अब इनकम क्या है? वो भी गवर्नमेंट ने मतलब इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। कितना वो आपसे टैक्स लेगी वो भी लिखा हुआ है। कब-कब आपसे लेगी वो भी लिखा हुआ है। किस-किस से लेगी वो भी लिखा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। बताओ समझ आया? चलो, तो अगर मैं इसी बात को थोड़ा समराइज़ करूँ, तो मैं कहूँगा कि अगर देश में जैसे आप तो अभी इनकम नहीं कमाते, लेकिन जब आप आगे चल के सीएस बन जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे और मान लेते हैं आप जॉब करोगे और आपकी सैलरी हो गई 1 लाख रुपए महीने की। तो जैसे ही आप लाख रुपए लेके घर जा रहे होगे, तो बीच में कौन आ जाएगा? सर बीच में वही गवर्नमेंट आ जाएगी और गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी? वसूली करेगी। कहेगी अच्छा पैसा कमा लिया, बड़ी अच्छी बात है, नया-नया पैसा कमाया है तुमने। भई मुझे इसमें से क्या दे दो? मेरा हिस्सा दे दो। हफ्ता वसूली। और ना चाहते हुए भी आपको खून के आँसू रोते हुए वो पैसा गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा मान लेते हैं 30% 30,000 रुपए देना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको बताऊँ पहले के टाइम पे इंडिया में जब आई थिंक 19 मतलब 75 की बात है या उससे पहले की ही शायद बात है। उस टाइम इनकम टैक्स रेट पता कितना था? 98%। यानी अगर आप ₹100 कमा रहे हो ना, तो 98 रुपीज़ गवर्नमेंट को दोगे और आपकी जेब में कितने आएँगे? सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹2। अभी जो रेट चल रहा है वो लगभग 30% के आस-पास है। हम पढ़ेंगे कौन-कौन से रेट हैं। पर अभी मान के चलो 30% है। तो 30% के हिसाब से 30,000 रुपए गवर्नमेंट आपसे ले जाएगी। आपकी जेब में कितने आएँगे? सर आपकी जेब में आएँगे 70,000 रुपए जो आप क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो और खर्च कर सकते हो। अब मज़े की बात, जब आप इसको खर्च करने जाओगे जब आप इसको खर्च करने जाओगे, तो खर्च करोगे किस पे? सर देखिए, एक तो हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, ब्रेड, ठीक है, सब्जियाँ, ये सब चीज़ें हम लेकर आएँगे। अब मज़े की बात, ये जो सारी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जो आप खरीदोगे, क्योंकि आपको खाना-वाना तो खाना है ना, इन सब के ऊपर क्या लगा होगा सर? जीएसटी लगा होगा। क्या लगा होगा? जीएसटी लगा होगा। यानी कि अगर वो सारा सामान आपका मान लेते हैं 20,000 रुपए का था, तो उसके ऊपर आपने जीएसटी दे दिया 5,000 एक्स्ट्रा, यानी आपकी जेब से कुल मिला के कितने पैसे गए? सर आपकी जेब से कुल मिला के 25,000 रुपए गए। 20,000 रुपए का सामान खरीदा और टैक्स कितना पे करा आपने? 5,000 रुपए का। अब ध्यान रखना कि पहले ही गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स कितना भर चुके हो? 30,000। अब इनडायरेक्ट टैक्स कितना भरा? 5,000। तो कितने पैसे दे दिए आपने? 35,000 दे दिए और ये अभी सिर्फ कंज्यूमेबल्स की बात हो रही है, बाकी चीज़ों की बात नहीं हो रही। इसके अलावा आप बाकी चीज़ों पे भी खर्चा करोगे, जैसे मान लेते हैं कि आप ट्रैवलिंग पे खर्चा करोगे या आपका इंटरनेट का खर्चा हो गया या आपका कन्वेंस का खर्चा हो गया या आपके अदर भी जो भी खर्चे हो गए। ये भी जो आप खर्चा करोगे, मान लेते हैं, ये आपने 40,000 रुपए का और खर्चा करा। तो इस पे 10,000 रुपए गवर्नमेंट आपसे और टैक्स ले लेगी। यानी कि कितने पैसे गए आपकी जेब से? सर टोटल 50,000 गए और ये भी किसके गए? टैक्स के। अब ज़रा समझो, आपने कितना टैक्स पे कर दिया? सर 30,000 तो पहले भरे थे डायरेक्ट टैक्स के नाम के। उसके बाद जब आपने और सामान खरीदा तो 5,000 रुपए जीएसटी के नाम के टैक्स करे। फिर आपने और खर्चा करा तो और टैक्स लगा जीएसटी का 10,000 का। तो 10 और 5 कितने हो गए सर? 15, 15 और 30 कितने हो गए सर? 45। आपने इनकम कितनी कमाई थी? सर इनकम कमाई थी 1 लाख। गवर्नमेंट को कितने दे दिए? 45। यानी कि मैं आपको बताऊँ सीधा-सीधा कितना पड़ा आपके पास ये? ये आपके पास 45% का टैक्स रेट पड़ गया। यानी अगर आप ₹100 कमा रहे हो तो 45 लगभग गवर्नमेंट आपसे लेके जा रही है। और ये फैक्ट है, ये सच है। अच्छा, बाकी पैसे क्या करोगे आप? सेव कर लोगे। तो सर सेव कर लेंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सेव कहाँ करेंगे? सर हम एफडी करा देंगे या मान लेते हैं कि हम इससे म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे। हम म्यूचुअल फंड में सेविंग कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब मजे की बात, जब आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड बेचोगे, तो भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी, अलग-अलग टाइप के टैक्स ले लेगी, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ले लेगी। फिर अगर आपने जैसे मान लेते हैं कि आपने प्रॉफिट में बेचा, तो प्रॉफिट में बेचने के पास फिर आपके पास प्रॉफिट हो गया, तो फिर से जिस इनकम पे आपने पहले ही टैक्स पे करा, उसी इनकम पे आपने और इनकम कमाई, तो फिर आपसे टैक्स ले लिया जाएगा दोबारा से।
जैसे आपने 10,000 रुपए की म्यूचुअल फंड 15,000 के बेचे, तो 5,000 का जो आपको गेन हुआ, उस पे भी टैक्स लग जाएगा। ठीक है? सर ये तो बड़ा हौच-पौच और ये सब है। बिल्कुल, इसी के लिए तो कौन बैठा है सर? इसी के लिए, क्लाइंट के लिए हम बैठे हैं, यानी आप बैठे हो एज़ अ कंपनी सेक्रेटरी। आप उसको कंसल्टेंसी देके बताओगे कि किस तरीके से आप अपना टैक्स बचा सकते हो। याद रखना, हम टैक्स की चोरी नहीं करवा रहे, हम टैक्स की प्लानिंग करवाएँगे। हम ये बताएँगे कि देखिए कितना लीगली टैक्स आपका बनता है और इतना आपको पे करना चाहिए। और अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, तो लीगल तरीके से आप अपने टैक्स को सेव भी कर सकते हो। तो उसके लिए पहले मुझे टैक्सेशन के बारे में पता भी तो होना चाहिए। जैसे बहुत सारे आपके रिलेटिव्स हो सकता है आपको ये कहते हों कि अच्छा तुमने जीएसटी पढ़ा है, तो देखो मैंने ये वाला बिल ये कह रहा है कि ये फ़ोन अगर मैं इतने का खरीदता हूँ, तो इस पे ना बिल मुझे देगा। तो ये कह रहा है कि अगर आप अपना जीएसटी नंबर दे दोगे ना, तो ये पैसा आपको वापस हो जाएगा। हो सकता है आपको किसी ने बोला हो या आपको दुकानदार ने भी कहा हो कि जीएसटी नंबर दे दो, तो ये जीएसटी आपको रिफंड हो जाएगा। तो वो भी हमें सीखना है कि भई रिफंड होता है या नहीं होता? ऐसा क्या है कि जीएसटी नंबर देने से भई पैसा मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? तो वो जीएसटी में सीखेंगे। तो अभी तो मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो अभी मेरा बताने का पर्पस ये है कि गवर्नमेंट हमसे बहुत सारा पैसा ज़बरदस्ती का ले लेती है, जो हम चाहते हुए, ना चाहते हुए भी हमें देना पड़ता है। ठीक है? चलिए, और ये पैसा कहाँ जाता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, वापस आते हैं। अब ज़रा समझते हैं कि हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स मतलब जो आपको सीएस एग्ज़ीक्यूटिव में इनकम टैक्स पढ़ना है, उसका एक ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि टैक्स किस पे लगेगा? इनकम पे। तो जब भी इनकम आएगी, यानी कि जब भी वर्ड इनकम आएगा, तो गवर्नमेंट की आँखें खुलेंगी और गवर्नमेंट इस पे क्या लगा देगी सर? टैक्स लगा देगी। क्या लगा देगी? टैक्स लगा देगी। अब ज़रा समझिए मेरी बात को कि इनकम कमाएगा कौन? हू विल अर्न द इनकम? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स ने अलग-अलग पर्सन की बात कर रखी है कि भई ये पर्सन है जो इनकम कमाएँगे। जैसे कि एक सिंगल पर्सन हो गया, एक सिंगल पर्सन हो गया, जैसे आप हो गए, आप सीएस बन के पैसे कमाओगे, तो आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा। फिर एक कंपनी हो गई, जैसे कि टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, अगर वो कंपनी इनकम कमाती है, तो उस पे भी टैक्स लगेगा, ठीक है? फिर उसके अलावा हो सकता है सर एक पार्टनरशिप हो, आपने पढ़ा है ना पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप अगर इनकम कमाएगी तो उसपे भी टैक्स लगेगा किसी और तरीके से। उसके अलावा सर कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, एक्चुअली एलएलपी और पार्टनरशिप एक ही होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एज़ पर इनकम टैक्स दोनों बराबर हैं, ठीक है? उसके अलावा सर उसके अलावा एनी अदर पर्सन हो गया जिसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये पढ़ेंगे बाद में। उसके अलावा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, बीओआई जिसको हम कहते हैं। और उसके अलावा एनी अदर पर्सन हो गया। जिसको हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहते हैं, जिसमें आप कह सकते हो जैसे बीसीसीआई या फिर आपका इंस्टीट्यूट हो गया आईसीएसआई। आपका इंस्टीट्यूट जो है वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, यानी कि जो एक एक्ट के थ्रू पास हुआ है। ठीक है? तो ये सारे क्या बनाए उसने अभी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ये सारे लोग क्या है सर? ये सारे लोग पर्सन है। ये सारे लोगों को उन्होंने बताया कि ये लोग हैं जिनसे हमें क्या इकट्ठा करना है? टैक्स इकट्ठा करना है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। जब भी ये लोग सीए साहब, जब भी ये लोग पैसा कमाएंगे तो गवर्नमेंट इनसे क्या ले लेगी? टैक्स। ठीक है? अब जरा समझिए, हमारे कोर्स में यानी कि सीएस एग्जीक्यूटिव में हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल की बात करेंगे। यानी कि हम कहेंगे कि इंडिविजुअल इनकम कमाएगा तो कहां-कहां से कमाएगा? इंडिविजुअल को टैक्स भरना है तो कैसे भरेगा? इंडिविजुअल की इनकम पे कौन-कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा? इंडिविजुअल को टैक्सेशन में कौन-कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं? तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल की। यानी कंपनी की बात नहीं करनी, पार्टनरशिप की बात नहीं करनी, एलएलपी, एओपी, बीओआई इन सब की हमें बात नहीं करनी। हमें सिर्फ किसकी बात करनी है सर? एक इंडिविजुअल की बात करनी है। आपके लेवल पे। हाँ, बाकी भी आएगा, थोड़ा बहुत आएगा लेकिन इतना डिटेल में नहीं है। हमारे पास क्या है डिटेल में? इंडिविजुअल। यानी अब बात समझिए, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा सर एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक जीता जागता इंसान, जो कि कुछ ना कुछ काम करेगा और उस काम से वो क्या कमाएगा सर? इनकम कमाएगा। और जब भी वो इनकम कमाएगा, तो गवर्नमेंट क्या आ जाएगी उससे? टैक्स लेने के लिए आ जाएगी।
तो मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं समरी, तो ये पढ़ना है हमें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंडिविजुअल काम करेगा, तो सर कौन से काम से इनकम कमाएगा, फिर इनकम कमाएगा तो कौन कौन सी इनकम हो गई, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो सर कितना कितना टैक्स देगा। ये सारा कंप्लीटली अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब हमें पढ़ना है, ये सब हमें पढ़ना है। बताओ समझ आया या नहीं आया? आइए जरा आपके इंस्टीट्यूट की बुक पे आते हैं जरा। इंस्टीट्यूट में ग्रुप नंबर 2 पेपर नंबर 7 में टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस में देखिए सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेशन है। डायरेक्ट टैक्सेशन में उसने बता रखा है क्या क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, फिर इनकम कौन से पार्ट बनता है, सैलरी, ये सब चीजें। तो उसने यहाँ पे किसकी बात करी है, मेनली यहाँ पे उसने बात करी है इंडिविजुअल की। उसके बाद क्लबिंग है, डिडक्शन है, ये सब इंडिविजुअल के लिए बात हो रही है, ठीक है। फिर प्रोसीजर में भी दे रखा है, थोड़ा बहुत प्रोसीजर टीडीएस टीसीएस का दे रखा है, वो भी पढ़ेंगे। ये भी मतलब इंपॉर्टेंट तो ये है, प्रोसीजर कंप्लायंस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये थोड़ा सा पार्ट है आपके पास। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी आपके पास जीएसटी और कस्टम्स है। जीएसटी में भी बता रखा है कि भाई जीएसटी से पहले क्या था, कौन कौन से लॉज टैक्सेशन खत्म होकर जीएसटी बन गए। फिर बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में क्या क्या होता है, जीएसटी का मॉडल, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, ये सब चीजें हैं। कब टैक्स लगेगा, टाइम वैल्यू क्या है, इनपुट क्या है, ये सारी चीजें, प्रोसीजरल एक्सपेक्ट क्या है, ठीक है। ओवरव्यू, कस्टम एक्ट, फिर कस्टम आ जाएगा कि कस्टम में क्या क्या चीजें होती है, बहुत छोटा सा पार्ट है, बैगेज और ये सब, वेयर हाउसिंग ड्यूटी, ये सब हमें पढ़ना है कस्टम में। तो ऐसे करके हमारी ये चीज कंप्लीट होती है। अब जरा देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्ट टैक्सेशन, ये डायरेक्ट टैक्स एट अ ग्लैंस। आइए देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स 1961 होगा, उसके रूल्स होंगे 1962 के। उसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं सर, उसके अलावा हमारे पास होता है, ये रहा देखिए, कहाँ गया, ये रहा फाइनेंस बिल। तो ये तीन चीजें करके हमें पढ़नी होती है, ठीक है। फिर ये सारी चीजें लिखिए, ये सब हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है, कि इनकम क्या है, इनकम लेसन 5 6 सारे हमें पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ टैक्स में। करेक्ट, टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज, जबरदस्ती आपसे ले लिया जाएगा, और सम अदर टाइप ऑफ लेवी। अब यहाँ पे टैक्स की बात कर रहा है, टैक्स मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की बात हो रही है, ठीक है। ऑन अ टैक्स पेयर एन इंडिविजुअल या लीगल एंटिटी, मैंने आपको बताया ना कि टैक्स हम किससे लेंगे, पर्सन डिफाइन कर रखे हैं, पर हमारे केस में मेन किसकी बात होती है, इंडिविजुअल की। कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी सर, हर कंट्री के अंदर होता है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल इन ऑर्डर टू फंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी भाई, आपसे टैक्स लेके पैसा लेकर आएगी। एंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसे कि रीजनल, लोकल, नेशनल, इन सब के लिए जो खर्चा गवर्नमेंट करती है। एंड टैक्स कंप्लायंसेस रेफर्स टू पॉलिसी, कह रहे टैक्स कंप्लायंसेस का मतलब यह है जो पॉलिसीज, एक्शन एंड इंडिविजुअल बिहेवियर एम्ड एट एंश्योरिंग दैट टैक्स पेयर आर पेइंग, कि भाई इसलिए ये बनाया जाता है कि टैक्स पेयर जो है वो सही तरीके से राइट अमाउंट अपना टैक्स पे करे एट राइट टाइम, एंड सिक्योरिंग करेक्ट टैक्स अलाउंसेस एंड टैक्स रिलीफ्स, और उसके बदले जो भी टैक्स अलाउंसेस या टैक्स रिलीफ्स उनको मिलती है, पढ़ेंगे हम क्या क्या है, वो भी वो ढंग से ले। अब जरा समझिए मेरी बात, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट बताता हूं क्या होता है। ये कौन है सर, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक भारतीय नागरिक है, ठीक है, इंडियन, जो कि सर जॉब करता है, और जॉब में ये अपने इनकम कमाता है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए महीना, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, या इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है, वो कहती है कि अच्छा आप भारतीय नागरिक हो, आप साल 2025, अच्छा साल कौन सा होता है यहाँ पे हमेशा, फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि 1/4/25 से लेके 31/3/26 तक आप अपना काम करो और इनकम कमाओ, यानी लाख रुपए महीना आप कमा रहे हो, और कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो। तो पूरे साल भर में आपने पैसा कमा लिया। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, पूरे साल भर कमाने के बाद जो अगला साल आएगा, अगला साल कौन सा होगा सर, अगला साल होगा 1/4/26 से लेके 31/3/27। तो अगले साल में, यानी एक साल में तो आपने 2025-26, ये 2025-26 हो गया, तो अगला साल हो गया सर 26-27। तो 25-26 में आपने जो भी इनकम कमाई, जो भी इनकम कमाई, जनरली आपने इनकम कौन सी कमाई सर, सैलरी से इनकम कमाई। तो जितनी भी आपने इनकम कमाई, उस इनकम पे आप अगले साल नेक्स्ट ईयर में क्या पे कर दो सर,
टैक्स पे कर दो। क्या कर दो? टैक्स पे कर दो। और टैक्स पे करने के साथ-साथ गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के साथ-साथ गवर्नमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप ये इन्फॉर्म कर दो कि आपने कहां-कहां से पैसा कमाया और आपने कैसे यानी कितना निकाल के आपने टैक्स पे करा, जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। बात समझ आई? एक बार दोबारा समझो कि 1 साल में तो आप जॉब करिए, आराम से पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आप पूरे साल भर में पैसा कमा लोगे, तो अगले साल आप क्या करो, गवर्नमेंट को जितना आपका टैक्स बनता है इनकम पे, वो पे कर दो। उसके साथ-साथ गवर्नमेंट को ये बता दो कि आपने इनकम कहाँ-कहाँ से कमाई। बताना देखो टैक्स पे कर दिया अलग चीज़ है, पर बताना भी तो पड़ेगा ना कि देखो यहाँ से पैसा कमाया, जॉब करके पैसा कमाया और उसपे मैंने टैक्स पे करा। तो जब हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, समझिए, जब हम इन्फॉर्मेशन देते हैं गवर्नमेंट को अबाउट माय इनकम डिटेल एंड माय टैक्सेशन डिटेल्स, अबाउट माय इनकम डिटेल्स एंड माय टैक्सेशन डिटेल्स, उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईटीआर कहते हैं। यानी आईटीआर कुछ नहीं होता, आईटीआर सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन होती है जो एज एन इंडिविजुअल हम गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, जहां पे हम वो सारी इंफॉर्मेशन उनको देते हैं कि मैंने इनकम कहां-कहां से कमाई, इनकम पे मेरा कितना टैक्स बनता है और वो टैक्स मैंने प्रॉपर पे कर दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब ये तो सब जो डिटेल है किसके पास आ गई सर? ये आ गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। ठीक है? अच्छा, ये डिटेल्स किसने दी? सर ये डिटेल्स दी सारी की सारी इस पर्सन ने। ठीक है? मान लेते हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है रामू। रामू ने सारी की सारी डिटेल दे दी। अब देखो रामू जो है वो थोड़ा-सा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। रामू कह रहा है, "भई मैं तो लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं सही डिटेल क्यों दूँ? मैं ऐसा क्यों ना करूँ, गवर्नमेंट तो मेरे से पूछ रही है ना कितना कमाया। मैं एक एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो मैंने तो सिर्फ है ना महीने के 20,000 रुपए कमाता हूँ। मैं तो महीने के कितने कमाता हूँ 20,000 रुपए, तो साल भर के हो गए 2,40,000। तो मेरी तो बस इतनी ही इनकम है और इस इनकम पे तो मेरा बहुत कम टैक्स बनेगा या नहीं भी बनेगा। लेकिन एक्चुअल में वो कितने कमा रहा है? सर एक्चुअल में तो वो 12 लाख कमा रहा है और गवर्नमेंट को बता कितना रहा है यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कितना बता रहा है? 2,40,000। ठीक है? तो जब इंडिविजुअल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिटेल देता है, तो वो खुद से बना के देता है। इसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि जो इंडिविजुअल है, जो रामू है, रामू ने अपनी खुद से रिटर्न फाइल करी, रामू ने अपनी खुद से इनकम टैक्स की रिटर्न करी, उसने खुद से ही अपने आप को असेस करा, असेस मतलब अपनी इनकम निकाली, उस पे खुद से ही अपना टैक्स निकाला और वो पे करके इंफॉर्मेशन किसको दे दी? गवर्नमेंट को। तो इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट यानी जहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट आपको कहती है खुद से देख लो यार, ज्यादा हमारे हमारे हम आपको इतना परेशान नहीं कर रहे, आप खुद से अपनी इनकम हमें सही-सही बता दो, खुद से अपना सही-सही टैक्स भर दो। हम जो भी आप मानोगे, जो भी आप कहोगे, हम मान लेंगे वो सही है। तो रामू क्या सोच रहा है कि यार फिर तो मैं एक काम करूँ, मैं क्यों 1 लाख रुपए बताऊँ? मैं तो 20,000 रुपए बताता हूँ। 20,000 के हिसाब से मैं कम इनकम दिखाऊँगा, गवर्नमेंट को भी लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है जो आप कहोगे हम वो मान लेंगे। तो मैं सेल्फ असेसमेंट में मैं क्यों ना अपनी इनकम को कम करके दिखा दूँ। मैं अपनी इनकम को कम करके दिखा दूँ और गवर्नमेंट तो मान लेगी, है ना? चलिए, अब यहाँ पे बात आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। देखिए, अब क्या होगा, भई बहुत सारे लोग सेल्फ असेसमेंट करके अपनी रिटर्न फाइल करके टैक्स भर देते हैं। बहुत सारे केसेस में लगभग 80-90% केसेस में गवर्नमेंट मान भी लेती है कि आपने जो करा सही करा, भले ही आपने कम दिखा रखा है या गलत दिखा रखा है, उसको भी गवर्नमेंट मान लेती है। लेकिन कुछ केसेस में मान लेते हैं 20%, 20% भी ज्यादा बता रहा हूं, 10% केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके जो आईटीआर है वो निकाल लेता है। यानी समझो बहुत सारे लोगों की रिटर्न आई हुई है, कह रहा है अच्छा ये राज की है, ये राम की है, ठीक है, ये रामू की है। तो देख रहा है अच्छा रामू रामू की जरा देखे रिटर्न में, उसने देखा रामू दिखा रहा है कि मैं तनख्वाह मिल रही है मुझे 20,000 रुपए महीना। तो इस हिसाब से उसके साल भर के पैसे हो गए 2,40,000 रुपए। तो उस हिसाब से उसका कोई भी टैक्स नहीं बनता। उसने कहा यार रामू ने इतना कम दिखा रखा है, लेकिन ये रामू ने लिखा तो है कि मैं यहाँ पे आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं बहुत बड़े अच्छे लेवल पे भी हूँ। तो इतने बड़े लेवल पे होने के बाद रामू को खाली 20,000 रुपए मिल रहे हैं।
यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है एक चिट्ठी लिखेगा, यानी जो ऑफिसर है, ऑफिसर अपने असिस्टेंट को बुलाएगा, वो बोलेगा छोटू इधर आ जरा। कह रहा है यार देख ये रामू ने जो है 20,000 रुपए बता रखे हैं, एक काम करो, इसको एक प्रेम पत्र लिखो। कह रहा है सर प्रेम पत्र मतलब एक शो कॉज नोटिस भेजो, जिसमें उससे ये पूछो कि भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट बताओ, हमें बैंक स्टेटमेंट ले आओ, और ये जो आपने 20,000 रुपए कमाए हैं, ये सही है या नहीं है, ये बता दो हमें। और हम आपको अभी मौका दे रहे हैं कि अगर आपने कुछ गलती करी है, कि आपसे हो सकता है गलती हो गई हो, भाई हो सकता है आपको लाख रुपए लिखने हो, आपने गलती से 20,000 लिख दिए हो, तो आप इसको ठीक कर दो। और ठीक करने के बाद जो भी लेट फीस है वो पे करके आप सही से जमा करा दो। ऐसे करके छोटू एक काम करो, इसको एक प्रेम पत्र भेजो। अब ये आएगा कहाँ पे? ये आएगा सर मेल पे। पहले ये हार्ड कॉपी फिजिकली होता था, बड़ा लंबा चौड़ा काम होता था। अब ये मेल पे भेज देते हैं, क्योंकि मेल एड्रेस मैंडेटरी हो गया और आधार को पेन से लिंक तो कर ही दिया इन्होंने। अब मेल पे इन्होंने भेज दिया। अब जरा समझो, आधार को पेन से लिंक कर चुके हैं, आधार को पेन से लिंक कर चुके हैं। अब आधार को पेन से लिंक करने के बाद इन्होंने क्या करा, जितना भी आपके बैंक अकाउंट है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, वो कैसे खुलते हैं सर? वो बिना पैन कार्ड के नहीं खुलेंगे, बिना पैन कार्ड के नहीं खुलेंगे, बिना आधार कार्ड के नहीं खुलेंगे। अब वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट जो है वो बैंक वाले को एक चिट्ठी लिखेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और कहेगा देखो भाई ये पैन नंबर से बंदा है, इसकी अकाउंट डिटेल जरा हमें दे दो। और बैंक को ये देना पड़ेगा क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है। अब वो उसकी अकाउंट डिटेल, एक तो उसने आपसे भी मांगी और बैंक से भी ले ली। अब अकाउंट डिटेल आपके पास आ गई, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ गई। अब अकाउंट डिटेल में वो देख रहा है कि अच्छा, रामू के अकाउंट में तो हर महीने लाख रुपए आ रहे हैं, इसकी सैलरी के तो लाख रुपए आ रहे हैं, लेकिन इसने तो 20,000 रुपए दिखा रखे हैं। तो रामू से पूछेगा, वो शो कॉज नोटिस भेजेगा। क्या भेजेगा? वो ऐसे नहीं है कि बोलेगा नहीं तुमने तो गलती कर दी, पेनल्टी लगाएंगे, नो। वो सबसे पहले शो कॉज नोटिस भेजता है, एससीएन कहते हैं इसको, और कहेगा आपसे गलती वलती हो गई होगी, कोई नहीं, हो जाती है गलती, तो इस गलती को ठीक कर लो। या उसमें वैसे ये लिखा होता है कि भाई हमारे हिसाब से तो ये है, आपके हिसाब से ये है, तो भाई जस्टिफाई कर दो, और नहीं है तो हमारा कहना मान लो। अब रामू के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसका कहना माने, लेट फीस पे वे करके अपनी सारी चीजें ठीक कर ले। अगर रामू नहीं मानता और कहता नहीं देखो मेरी चीजें तो ठीक है, तो फिर आगे का प्रोसीजर चलेगा, जिसको कहते हैं असेसमेंट, जिसको कहते हैं असेसमेंट। यानी पहले असेसमेंट, यानी असेस जो करा, किसने करा? रामू ने अपने आप को असेस करके 20,000 रुपए गलत बताए, जिसको कहा सेल्फ असेसमेंट। फिर उसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उससे चीजें मंगाई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब उसकी चीजों को चेक करेगा, जिसको हम कहते हैं असेसमेंट, या कहते हैं असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट। तो दो टाइप के असेसमेंट हो गए, एक हो गया सेल्फ असेसमेंट और दूसरा हो गया असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूं, मैं ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा। अगले लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कुछ चीजें समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।